हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और आज की वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम समझेंगे कि इस मोशन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मोशन कहता क्या है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो ऑन दिस नोट लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। अब जो लॉज ऑफ मोशन है वो तो न्यूटन ने दिए थे, लेकिन न्यूटन ने किससे इंस्पायर होके ये सारे लॉज ऑफ मोशन दिए थे, वो है गैलीलियो। हाँ, जो साइंटिस्ट गैलीलियो था वो ऑलरेडी मोशन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, काम कर रहे थे, और उनके काम को देख के न्यूटन ने जब उनके काम को देखा, उनके काम को समझा, पेपर्स पढ़े उनके, तब उन्होंने उसके ऊपर और रिसर्च करी और फिर उन्होंने दिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लेकिन जो बेस है वो कहाँ से आया था? गैलीलियो की रिसर्च से। तो गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो साइंटिस्ट ने मोशन स्टडी किया था इंक्लाइंड प्लेन पे। तो इंक्लाइंड प्लेन मतलब प्लेन एट एन एंगल। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो ही नोटिस्ड कि अगर एक बॉल है, उस बॉल को मैं यहाँ रख देती हूँ तो इट विल मूव डाउन। ठीक है, एंड एज इट मूव्स डाउन उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, ट्रू। इसके अलावा गैलीलियो ने क्या स्टडी किया कि जितनी इसकी हाइट बढ़ती रहेगी, मतलब बॉल को अगर मैं यहाँ रख दूंगी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी उतनी इंक्रीज होगी, और अगर बॉल यहाँ प्लेस होगी तो वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वो भी कम होगा। मतलब ग्रेटर द हाइट ग्रेटर द इंक्रीज इन द वेलोसिटी। ठीक है, देन व्हाट ही डिड, दो इंक्लाइंड प्लेन्स को ज्वाइन कर दिया तो एक ऐसी सरफेस बनी। ठीक है, तो यहां से बॉल आती है और क्या करेगी? बॉल विल गो अप, राइट। तो अगर मैंने यहां बॉल रखी है, द बॉल विल मूव डाउन एंड इट विल गो अप। ठीक है, ये तो सिंपल है, ये तो हमें पता है। लेकिन गैलीलियो ने क्या स्टडी किया कि अगर मैं यहां पे बॉल जो रख रही हूं, अगर इसकी हाइट जो है वो h है, तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्लाइंड प्लेन पे सेम हाइट पे बॉल जाएगी। इट विल गो टू द सेम हाइट। तो अगर मैंने यहां पे बॉल प्लेस किया एंड आई लेट द बॉल गो, और बॉल जाएगी नीचे एंड इट विल ट्रैवल द सेम डिस्टेंस ऑन द अदर प्लेन। ओके, और जब वो नीचे जाएगी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, एंड व्हेन इट विल क्लाइंब अप उसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, राइट। ठीक है, तो ये जो हमारे मोशन के बेसिक्स थे ये हमें किसने समझाए हैं? गैलीलियो ने समझाए हैं। ठीक है, तो गैलीलियो ने यही बेस बनाया था जिसके ऊपर न्यूटन ने और स्टडी करी और हमारे सामने क्या लाके दिए? 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये समझ में आया, मोशन ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन पे बॉल को मोशन में देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि जितनी हाइट से वो स्टार्ट कर रही है सेम हाइट पे जाएगी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, सो दैट मीन्स इट इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस। ठीक है, करेक्ट। ओके, अब इसके बाद क्या किया? धीरे धीरे गैलीलियो ने इंक्लाइंड प्लेन का एंगल जो है कम कर दिया। ओके, ठीक है, तो अभी सेम एंगल था, फिर क्या किया? एंगल जो है चेंज कर दिया, तो नाउ इट इज एट अ डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो जब डिफरेंट एंगल पे थी बॉल, तो गैलीलियो ने क्या नोट किया कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, द बॉल विल कीप ऑन मूविंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन अंटिल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस हियर ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ का ये डिस्टेंस जब तक वो यहाँ नहीं कवर कर लेती बॉल, तब तक वो मोशन में रहती है।
ठीक है, तो अगर मैं इस प्लेन इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और कम कर दूं, ऐसे कर दूं, तो द बॉल विल रिमेन इन मोशन जब तक कि वो सेम डिस्टेंस यहां पे ना कवर कर ले. इट विल नॉट स्टॉप, इट विल रिमेन इन मोशन. ठीक है, तो स्लोली क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को कम कर दिया एंड अल्टीमेटली व्हाट डिड वी रिसीव, वी केम टू अ प्लेन सरफेस. तो गैलीलियो ने यही कॉन्सेप्ट प्लेन सरफेस पे भी दिया और बोला कि द बॉल विल रिमेन इन मोशन until it covers the distance, the original height of the plane. ठीक है, तो अगर ये पूरा हम प्लेन भी कर देते हैं, so the ball will remain in motion जब तक कि वो same distance cover ना कर ले. The first law of motion, what does it say? The first law says कि an object will remain in motion until an external force is applied. जब तक कि कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं हो रही तब तक ये ऑब्जेक्ट जो है क्या करेगा, मोशन में ही रहेगा. ऑल्सो द ऑब्जेक्ट विल स्टे एट रेस्ट. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट विल स्टे इन दैट पोजिशन, एट रेस्ट पोजिशन, अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो अब हम इसको बहुत आसानी से गलत भी प्रूव कर सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि भाई हम कह सकते हैं हमने तो फ्लोर पे बॉल किक की थी और थोड़ी देर जाके वो रुक गई, बट न्यूटन तो कह रहा है कि इट विल स्टे इन मोशन, तो वो रुक कैसे गई, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्लोर जो है वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. सो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स जो कि बॉल के ऊपर एक्ट कर रही है और बॉल को रोक देती है आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इट कवर्स अ डिस्टेंस. ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन और एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो हमने पूछा भाई कि हमने बॉल को किक किया तो बॉल कैसे रुक गई, तो फिर न्यूटन ने क्या बोला, क्यों रुक गई वो? फ्रिक्शन की वजह से. क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करती है बॉल पे और वो जो है बॉल को रोक देती है. ठीक है, ओके, क्लियर. अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. अब ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? दिस टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बॉल हो या कोई कार हो या साइकिल हो या कोई टायर हो, कुछ भी हो, एनी ऑब्जेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन मोशन और टू रिमेन एट रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. ठीक है, तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया वो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की कि उसे चलते ही रहना है, उसे मूव ही करते रहना है, मोशन में ही रहना है, या फिर अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना है. दैट टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. ओके, तो इनर्शिया को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार और ब्रेक सप्लाई होते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी आगे की तरफ फॉल करती है, वी फॉल इन फ्रंट, है ना. सो व्हेन वी आर सिटिंग इन द कार आवर बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार का जो स्टेट था, यूनिफॉर्म मोशन का जो स्टेट था वो चेंज होके रेस्ट पे आ गया, लेकिन हमारी बॉडी की जो इनर्शिया है उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो मोशन में ही रहे. तो कार तो रुक गई लेकिन ड्यू टू इनर्शिया आवर बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, दैट इज व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड. ठीक है, ऐसे ही जब कार कोई टर्न लेती है लेफ्ट या राइट, इफ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड तो हम कौन सी साइड गिरते हैं? आवर बॉडी फॉल्स ऑन द राइट साइड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और कार ने लेफ्ट टर्न ले लिया. ठीक है, तो कार का मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी टेंडेंसी में रहती है कि हम स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहें. तो द कार इज मूविंग लाइक दिस एंड आवर बॉडी इज मूविंग लाइक दिस. तो हम कैसे फॉल करते हैं? लेफ्ट टर्न लेती है तो हम इस साइड गिरते हैं, राइट साइड गिरते हैं.
सेम कॉन्सेप्ट हम राइट साइड टर्न में भी लगा सकते हैं. व्हेन द कार इज टर्निंग टुवर्ड्स द राइट साइड, आवर बॉडी टेंड्स टू रिमेन in the straight line motion and that is why we fall towards the left side. ठीक है. और सेम कॉन्सेप्ट आप ब्रेक एक्सेलरेशन पे भी लगा सकते हो. वो कैसे? अगर आपको ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि जब हम कार में बैठते हैं और कार एक्सेलरेट होती है तो हम आगे गिरेंगे या पीछे गिरेंगे या कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. ओके. ये जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मोशन में अप्लाई नहीं होता, ये रेस्ट पे भी अप्लाई होता है. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी टेंडेंसी होती है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी इज टू रिमेन एट रेस्ट. अब इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जैसे कि कार्डबोर्ड एंड कॉइन एक्टिविटी. एक ग्लास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा एंड कॉइन रखा. अगर हम कार्डबोर्ड को एनफ फोर्स के साथ फ्लिक करें तो कॉइन उसके साथ नहीं उड़ेगा. कॉइन विल ड्रॉप इन द ग्लास एंड ओनली द कार्डबोर्ड विल गो अवे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कॉइन की टेंडेंसी है ड्यू टू इनर्शिया कि वो मोशन में ना जाए, वो रेस्ट पे ही रहे. तो अगर हम कार्डबोर्ड को एनफ फोर्स के साथ फ्लिक करते हैं तो कॉइन जो है ग्लास में ही गिरेगा. ठीक है. ओके. ऐसा आप एक्टिविटी कैरम बोर्ड की भी कर सकते हैं. कैरम बोर्ड में जितने प्लेयर्स होते हैं, वाइट एंड ब्लैक प्लेयर्स, उनको आप स्टैक कर दो, एक पाइल बना दो. ठीक है. और स्ट्राइकर से एनफ फोर्स के साथ स्ट्राइक करो तो यू विल सी कि पूरी की पूरी पाइल नहीं गिरेगी, सिर्फ जो नीचे का प्लेयर है जिसको आपने स्ट्राइक किया है वो गिरेगा. क्योंकि पाइल की टेंडेंसी है कि वो रेस्ट पे रहे और जो नीचे वाला प्लेयर है क्योंकि उसकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, तो वो हिल जाएगा. ट्राई एंड लेट मी नो कि हुआ या नहीं. अब इनर्शिया और मास, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? नहीं. इनर्शिया डिफरेंट होता है, मास डिफरेंट होता है. इनर्शिया क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. और मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया. ठीक है. मतलब मैं बताती हूं. अब जैसे फुटबॉल को किक करना आसान है या किसी पत्थर को, सेम साइज के पत्थर को किक करना आसान है? नहीं ना. फुटबॉल इज इजियर टू किक देन अ रॉक ऑफ द सेम साइज, राइट? अब एक सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स, उसको पुल करना आसान है या फिर अ सूटकेस विच इज एम्प्टी, उसको पुल करना आसान है? जो एम्प्टी सूटकेस है उसको, राइट? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इनर्शिया ज़्यादा होती है, मतलब उनकी टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन दैट इज मोर. और जिसका इनर्शिया ज़्यादा है उसका मास भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया. मास क्या है? मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब उसमें कितना इनर्शिया है उसका मेजर है मास, क्वांटिटी है मास. ठीक है. तो मास और इनर्शिया रिलेटेड हैं लेकिन सेम चीज नहीं है, अलग चीज है. इनर्शिया बॉडी की टेंडेंसी है, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि मोशन में रहे वो या फिर रेस्ट पे रहे. और मास जो है वो उसका मेजर है, इनर्शिया का मेजर है. ठीक है. तो वी ऑल नो एंड वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करना या फिर उनको स्टॉप करना वो मुश्किल होता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टॉप करना या फिर उनको मूव करना वो आसान होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, राइट? अब जैसे जितनी फोर्स मुझे एक कार को स्टार्ट करने में लगेगी, क्या मैं सेम फोर्स से ट्रेन को स्टार्ट कर सकती हूँ? नहीं ना, क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है और कार का कम है, राइट? ठीक है. तो ये कुछ कंसेप्चुअल बातें थी अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन. और फर्स्ट लॉ बोलता क्या है कि एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन in a straight line until and unless external force is applied, or the object tends to remain at a state of rest until and unless external force is applied.
ठीक है। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हमने देखा कि ये होता क्या है, कह क्या रहा है, और इसके हमने एग्जाम्पल्स भी करें, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहाँ से आया, गैलीलियो की जो स्टडीज़ थी उसके ऊपर बेस था। इसके ऊपर न्यूटन ने और रिसर्च करी और फिर ये 3 लॉज ऑफ मोशन बनाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था जो आज हमने पढ़ा, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या समझ में आता है, इनर्शिया और मास का रिलेशन समझ में आया, ठीक है। और हमने उसके बारे में एग्जाम्पल्स भी करे और कुछ एक्टिविटीज़ भी डिस्कस करें। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, और जल्द ही हम आने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी वीडियो के साथ। तो स्टे ट्यून्ड, like our videos, share our videos, follow us on Instagram, Twitter and Facebook, and stay tuned. Please don't forget to subscribe to our channel. This is for today. See you next time.